नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। तमिलनाडु दक्षिण की सियासी कहानी और एजेंसी राज में फंसे राज्य की अहमियत और निशाने में लेने की कवायद वाली इस कहानी की शुरुआत किसी बार टेबल या ठेके से नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों से होती है। तमिलनाडु में शराब की बिक्री का एकाधिकार रखने वाला टैस्मैक यानी तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड दशकों से राज्य सरकार की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। शराब के ठेके, लाइसेंस और कमीशन की इस व्यवस्था को हर सरकार ने अपने हिसाब से चलाया, चाहे एआईडीएमके हो या डीएमके। लेकिन मार्च 2025 में जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की तो यह आर्थिक नहीं, संवैधानिक मुद्दा बन गया। तमिलनाडु सरकार ने स्वयं टैस्मैक में गड़बड़ियों की जांच के लिए राज्य पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू के तहत दर्जनों एफआईआर करवाई। आरोप था कि कुछ डिस्टिलरी कंपनियों को ठेकों में पक्षपातपूर्ण लाभ दिया गया। प्रत्येक बोतल पर 10 से 30 रुपए तक का अवैध टैक्स वसूला गया और यह रकम अधिकारियों और दलालों के नेटवर्क में जाती रही। राज्य की जांच अपने ढंग से आगे बढ़ रही थी, तभी मार्च 2025 में ईडी मैदान में उतर आई। उसने मनी लॉन्ड्रिंग के शक में 2 दौर की छापेमारियां की। कंप्यूटर, मोबाइल, खातों के रजिस्टर, यहाँ तक कि कर्मचारियों के निजी चैट और ईमेल भी जब्त कर लिए। दावा किया गया कि एजेंसी को 1000 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और फर्जी दस्तावेज मिले हैं। राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची का उल्लंघन बताया, क्योंकि पुलिस, कानून व्यवस्था और शराब नीति स्पष्ट रूप से राज्य सूची के विषय हैं। 23 अप्रैल 2025 को मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की अनुमति दी। अदालत का मत था कि अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित धन राज्य की सीमाओं से बाहर गया है तो ईडी के पास जांच का अधिकार बनता है। लेकिन राज्य सरकार ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डीएमके सरकार का कहना था, हम शिकायतकर्ता हैं, आरोपी नहीं। ईडी को राज्य की जांच में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। यहीं से कानूनी बहस और राजनीतिक संघर्ष का नया दौर शुरू हुआ। 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने ईडी से तीखे सवाल किए। जब राज्य पुलिस जांच कर रही है तब केंद्र की एजेंसी क्यों समानांतर जांच चला रही है? क्या यह राज्य के अधिकारों का हनन नहीं? क्या यह संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है? राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने तर्क किया कि ईडी की कार्रवाई पीएमएलए की धारा 66(2) का उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार यदि ईडी को किसी अन्य अपराध के प्रमाण मिलते हैं तो उसे संबंधित राज्य एजेंसी के साथ साझा करना चाहिए, न कि स्वयं जांच शुरू करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि ईडी ने टैस्मैक कर्मचारियों के मोबाइल, चैट्स, कंप्यूटर सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। महिला कर्मचारियों को घंटों तक रोके रखा, जो न केवल अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई है बल्कि निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है। वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, राज्य पुलिस ने 47 केस दर्ज किए हैं पर भ्रष्टाचार जारी है। हम केवल धन शोधन की जांच कर रहे हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने फिर पूछा, अगर आपके पास सबूत है तो राज्य को सौंपिए, आप अपने पास क्यों रखे हुए हैं? यह संवाद इतिहास में इसलिए दर्ज रहेगा क्योंकि अदालत ने पहली बार सीधे यह सवाल पूछा कि क्या ईडी राज्यों की पुलिस पर सुपर पुलिस बनती जा रही है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी का अधिकार क्षेत्र केवल निर्धारित अपराधों से उत्पन्न धन की जांच तक सीमित है। यानी मूल अपराध की जांच राज्य पुलिस या सीबीआई जैसी एजेंसियां करती हैं। ईडी केवल उस धन के ट्रेल की जांच करती है जो उस अपराध से जुड़ा हो। पर व्यवहार में ईडी अब संबंध, तलाशी, कुर्की और कस्टडी जैसे पुलिस अधिकारों का प्रयोग कर मूल अपराध की जांच में भी घुसपैठ करने लगी है। इसके 2 बड़े खतरे हैं। ड्यू प्रोसेस का क्षरण। जब 2 अलग अलग एजेंसियां समानांतर जांच करती हैं तो सबूत की वैधता यानी चेन ऑफ कस्टडी, गवाह की सुरक्षा और दस्तावेजी प्रमाण का क्रम टूट जाता है। अदालत में साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध बनती है। दूसरा, संघीय असंतुलन होता है। जब केंद्र की एजेंसी राज्य की नीतिगत कार्रवाई में सीधे हस्तक्षेप करती है तो चुनी हुई राज्य सरकार की स्वतंत्रता कमजोर पड़ती है। पुलिस और प्रशासनिक संरचना
संविधान के संघीय ढांचे पर आधारित है। अगर उसे कमजोर किया गया तो राज्य नाम की इकाई केवल औपचारिक रह जाएगी। तमिलनाडु का यह मामला कोई अपवाद नहीं है। पिछले 6 वर्षों में केंद्र की एजेंसियां विपक्षी शासित राज्यों में लगातार सक्रिय हुई हैं। पश्चिम बंगाल, जिसमें शिक्षण भर्ती घोटाले पर टीएमसी नेताओं पर छापे पड़े। झारखंड में खनन और भूमि लीज मामलों में मुख्यमंत्री कार्यालय तक ईडी की जांच गई। दिल्ली में शराब नीति केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन और सरकारी निविदाओं पर छापेमारी हुई। और अब तमिलनाडु, जहां ईडी की एंट्री ने राजनीतिक बहस को फिर से गर्म कर दिया है। हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। राज्य सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी के विरोध में केंद्र की एजेंसियां सक्रिय और विपक्ष आरोप लगाता है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। ईडी का गठन 1956 में विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए हुआ था, लेकिन 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग कानून आने के बाद इसे पुलिस जैसी शक्तियां दे दी गई। अब इसके पास न केवल जांच का अधिकार है, बल्कि संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी और अभियोजन शुरू करने की शक्ति भी है। पर इन शक्तियों के साथ कोई स्वतंत्र जवाबदेही प्रणाली नहीं बनी। न ईडी लोकपाल के दायरे में है, न सीबीसी के नियंत्रण में। संसद में इसकी रिपोर्टिंग महज औपचारिक है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जैसे जुलाई 2022 में जब अदालत ने कहा था कि ईडी को असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती। 2014 के बाद से जब केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, तब से विपक्षी राज्यों में ईडी की सक्रियता में 600% वृद्धि हुई। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2014 से पहले ईडी के छापों की संख्या सालाना औसतन 60 थी, जो 2023 तक बढ़कर 600 से अधिक हो गई। डीएमके शासित तमिलनाडु, टीएमसी शासित बंगाल, झारखंड की झामुमो सरकार और दिल्ली की आप सरकार सभी ने एक स्वर में कहा था कि ईडी और सीबीआई राजनीतिक हथियार बन चुकी है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि ईडी केवल आर्थिक जांच एजेंसी नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल वीपन के रूप में विकसित हो रही है। किसी राज्य की नीतिगत असहमति, केंद्र की आलोचना या चुनावी टकराव, सबके बाद अचानक जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। तमिलनाडु में भी यही हुआ। डीएमके सरकार पिछले 1 साल से केंद्र की भाषा नीति, नई शिक्षा नीति और एनईईटी परीक्षा पर खुलकर विरोध कर रही थी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र पर तमिल पहचान को कुचलने का आरोप लगाया था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद ईडी की रेड शुरू हो गई। यह महज संयोग है या राजनीतिक समय प्रबंधन? यही वह सवाल है जो इस पूरे विवाद को संवैधानिक से अधिक सियासी बना देता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की, वह केवल तमिलनाडु के लिए नहीं, पूरे भारत के संघीय ढांचे के लिए चेतावनी है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, पिछले 6 साल में मैंने कई ईडी जांचें देखी हैं, लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो मीडिया में छप जाएगा। यह वाक्य जितना संयमित है, उतना ही तीखा भी। यह इस बात की ओर इशारा है कि न्यायपालिका स्वयं भी एजेंसी की निरंकुशता से असहज है, पर खुलकर टिप्पणी नहीं कर पा रही, क्योंकि हर बयान को सियासी रंग दे दिया जाता है। हालांकि अदालतों ने कई बार ईडी के दायरे पर सीमाएं तय की हैं। 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी की जांच मूल अपराध की जांच का विकल्प नहीं हो सकती। झारखंड के खनन घोटाले में भी अदालत ने कहा, राज्य की पुलिस को जांच से अलग रखना संविधान की भावना के विपरीत है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक स्तर पर एजेंसियां राजनीतिक संकेतों पर चलती दिखती हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा। यह केवल शब्द नहीं, शक्ति संतुलन का सूत्र है। संघीय ढांचा तभी मजबूत रहता है जब केंद्र और राज्य दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का सम्मान करें। ईडी जैसी एजेंसियों की निरंकुशता इस संतुलन को तोड़ती है। जब राज्य की पुलिस और प्रशासन को दरकिनार कर केंद्र की एजेंसी सीधे कार्रवाई करती है, तो यह लोकतांत्रिक ढांचे के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर भी हमला है। राज्य अगर केवल दर्शक बन जाए तो वे ना तो जवाबदेही निभा पाएंगे, ना नागरिकों का विश्वास कायम रख पाएंगे। आज स्थिति यह है कि केंद्र की एजेंसियां राजनीतिक ऑन डिमांड पुलिस बन चुकी हैं। कोई चुनाव आने वाला हो, कोई विरोधी राज्य मुखर हो या कोई मंत्री बयान दे, तुरंत जांच, नोटिस और रेड शुरू। इस प्रवृत्ति का सबसे बड़ा खतरा यह है कि भ्रष्टाचार असली मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि उसका राजनीतिक उपयोग मुख्य लक्ष्य बन गया है। जब जनता समझती है कि जांच एजेंसियां सत्ता की सेवा में लगी हैं, तो असली अपराधी बच निकलते हैं और लोकतंत्र का भरोसा कमजोर होता है। कुल मिलाकर एजेंसी राज जैसा माहौल बनाने का पूरा खेल दिखता है। यह
तमिलनाडु केस अब केवल एक राज्य का मामला नहीं बल्कि पूरे भारत में केंद्र राज्य संबंधों की भविष्य दिशा तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल है कि क्या ईडी जैसी एजेंसियां राज्यों के समानांतर प्रशासन की भूमिका निभा सकती हैं। अगर अदालत ईडी की शक्तियों पर स्पष्ट गार्डरेल्स तय करती है, जैसे कि धारा 66(2) का अनिवार्य अनुपालन, जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की मिरर इमेज राज्य पुलिस को देना, संयुक्त जांच समिति यानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की बाध्यता, तो संघवाद सुरक्षित रहेगा और मनी लॉन्ड्रिंग के असली अपराधी भी कानून के दायरे में आएंगे। लेकिन अगर यह स्पष्टता नहीं आई तो भारत सरकार सहकारी संघवाद से नियंत्रित संघवाद में प्रवेश कर जाएगा, जहां राज्यों की नीतियां और जांच दोनों केंद्र की मर्जी से चलेंगी। तमिलनाडु का टैक्समैक घोटाला दरअसल एक प्रतीक है कानून के नाम पर राजनीति और जांच के नाम पर नियंत्रण का। यह कहानी केवल एक राज्य या एजेंसी की नहीं बल्कि उस लोकतांत्रिक आत्मा की है जो धीरे धीरे केंद्र के विदेश निर्देशों में घुलती जा रही है। भारत का संघवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी निरंकुशता पर सीमा रेखा नहीं खींची तो आने वाले समय में हर राज्य संदेह के शासन में जिएगा और तब हर ईडी छापा, हर सीबीआई नोटिस, हर फाइल जब्ती राजनीतिक संदेश बन जाएगी। राज्य सरकारें जनता की सेवा से ज़्यादा एजेंसियों की चौकसी में उलझ जाएंगी। तमिलनाडु की यह लड़ाई इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह तय करेगी कि भविष्य में कानून सत्ता की रक्षा करेगा या संविधान की। अगर संविधान जीता तो भारत राज्यों का संघ रहेगा, अगर सत्ता जीती तो भारत केवल केंद्र का आदेश बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि एजेंसी राज वाकई भारत में कायम हो रहा है तो अपना मत जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।